हाँ भाई, सब लोग आ गए? मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? क्लास शुरू कर लें। आ गए सब लोग? आवाज क्लियर है? ठीक है, आवाज आ रही है, जरा मुझे बता दें तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है। अच्छा भाई, हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे तो पहले हम आपको कुछ बेसिक्स बताएंगे। वो जरा बेसिक्स आपने समझनी है, ठीक है जी। कुछ चीजें हम आपको बताएंगे बेसिक्स में। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, जरा इसको समझ लें। देखें, किसी भी एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स तीन तरह के होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। सेंटर नहीं है सर, कौन सी फर्स्ट ये सर 8 बजे 8 बजे बच्चे कह रहे हैं कि डिस्कनेक्ट करने दोबारा करने से मैं हो गया। मैंने बता नहीं मिला तो अभी तो मैं सेकंड स्टार्ट। हाँ भाई, हम अपनी बात दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। आजान हो रही थी इसलिए मैं रुक गया था। ठीक है, तो अभी हम अपनी बात दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ पर थे? हम ये बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो मैं आपको ये बता रहा था, दोबारा समझ लें। मैं ये बता रहा था कि किसी भी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स तीन तरह के होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, ठीक है जी, प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। ये किसी भी एटम में तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। अब न्यूट्रॉनों के अंदर नेचुरली, कुदरती तौर पर ये होता है कि अगर आप दो न्यूट्रॉन अगर आप करीब रख दें तो इनके दरमियान कोई फोर्स नहीं होती। अगर आप एक न्यूट्रॉन के करीब प्रोटॉन रख दें तो कोई फोर्स नहीं होती। अगर आप न्यूट्रॉन के करीब इलेक्ट्रॉन रख दें तो कोई फोर्स नहीं होती। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन के अंदर कोई एबिलिटी नहीं है अट्रैक्ट या रिपेल करने की। तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इसकी बात तो खत्म हो गई।
लेकिन कुदरती तौर पर ये एबिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से, नेचर की तरफ से इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों में रखी गई है कि अगर दो प्रोटॉन करीब रखे जाएं, अगर दो प्रोटॉन करीब रखे जाएं या दो इलेक्ट्रॉन करीब रखे जाएं, तो दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये हमेशा रिपेल करते हैं। और अगर एक प्रोटॉन के करीब एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कुदरती तौर पर इनके अंदर सलाहियत है। इस कुदरती सलाहियत को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो यहाँ हमने मेंशन किया है कि द नेचुरल एबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ दैट टू इलेक्ट्रॉन्स और टू प्रोटॉन्स रिपेल ईच अदर and an electron and a proton attract each other is called electric charge। वो कुदरती खासियत जिसके तहत दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे जब उनको करीब रखा जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उस कुदरती खासियत को या सलाहियत को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। टू डिस्टिंग्विश चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू डिस्टिंग्विश चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव एंड ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव। इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब इनकी पहचान करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस से शो किया जाता है और प्रोटॉन के चार्ज को प्लस से शो किया जाता है। लेकिन वो माइनस प्लस मैथमेटिक्स वाला नहीं होता, वो सिर्फ सिंबॉलिक होता है। यानी अगर कहीं पर चार्ज नेगेटिव है तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है, और अगर कहीं पे चार्ज पॉजिटिव है तो वो प्रोटॉनों का चार्ज है, वो मैथमेटिकल माइनस प्लस नहीं होगा, ये बात याद रखिए। तो ये तो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो चार्ज बॉडी। अब देखिए चार्ज बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जरा वो भी समझ लें। हमने यहाँ पे कहा है कि व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, देन फर्स्ट बॉडी ऑब्टेन्स सम पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड बॉडी गेट्स सम नेगेटिव चार्ज। सच बॉडीज आर कॉल्ड चार्ज बॉडीज। कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जाते हैं तो पहली बॉडी जिसमें से वो निकल रहे होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और दूसरी बॉडी जिसमें वो जा रहे होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो हम ऐसी बॉडीज को चार्ज बॉडीज कहते हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल बताता हूँ। फर्स्ट कर लेंगे भाई, एक बॉडी आपके पास है ए, एक बॉडी ए है और एक बॉडी आपके पास बी है, ठीक है जी। अच्छा, अब अभी मिसाल ले लेते हैं हम कि भाई जो बॉडी ए है, मैं आपको ऐसे समझाने के लिए कहता हूँ कि भाई फर्ज कर लें बॉडी ए के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 10,000, फर्ज कर लें कि बॉडी ए में 10,000 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने ही प्रोटॉन होंगे, 10,000 प्रोटॉन है। हर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की क्वांटिटी जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है जी, क्योंकि हर एटम में न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, बाहर ऑर्बिट में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा हर बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। लिहाजा बॉडी जो होती है जब तक उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके अपने अंदर बराबर है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल बॉडी होती है। अब फर्ज करें कि यहां से हमने ये किया कि यहां से इस बॉडी से हमने मिसाल के तौर पर कोई फोर्स लगाई और हमने 1000 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में से ए में से निकाले और उन 1000 इलेक्ट्रॉनों को हमने बॉडी बी में भेज दिया। तो अभी हम बता के आए कि भाई इलेक्ट्रॉनों के चार्ज को हम नेगेटिव से शो करते हैं और प्रोटॉनों के चार्ज को पॉजिटिव से। तो क्या होगा कि जब ये 1000 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में जाएंगे तो इनका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस बॉडी पर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जिस बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक बॉडी से निकलेंगे और दूसरी में जाएंगे, तो जिस बॉडी में जाएंगे उस बॉडी में इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस बॉडी पर पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इस पर पॉजिटिव क्यों आएगा? देखो, इस पर पॉजिटिव इसलिए आएगा कि जब तक इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे उस वक्त तक तो इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था, तो बॉडी न्यूट्रल थी। 10,000 इलेक्ट्रॉन थे, 10,000 प्रोटॉन थे। लेकिन अब मिसाल के तौर पे 10,000 इलेक्ट्रॉनों में से जब 1000 प्रोटॉन बॉडी बी में चले गए तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा 9,000, क्योंकि 1000 इसमें से निकल के बी में चले गए। अब जब यहाँ 9,000 इलेक्ट्रॉन रह गए तो प्रोटॉन तो वही 10,000 है। तो क्या होगा, अब 9,000 इलेक्ट्रॉनों का जो नेगेटिव चार्ज है वो 9,000 प्रोटॉनों से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन जो 1000 प्रोटॉन अब इसके अंदर ज्यादा हो गए उनका पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर शो हो जाएगा। तो जब किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो जिस बॉडी में से निकले हैं उसके अंदर प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो जब प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो उनका पॉजिटिव चार्ज जो है वो बॉडी पर आ जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लिहाजा हमेशा
जब भी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में जाते हैं तो जिसमें से निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन एक्सेस हो जाते हैं, और जिसमें जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं, और इस तरह की बॉडीज को चार्ज बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट चार्ज। वो बिल्कुल सिंपल बात है, वो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडी इज सो स्मॉल एंड इट हैज if the size of charge body is so small and it has a small quantity of charge due to transfer of few electrons then it is called a point charge। यानी अगर चार्ज बॉडी नॉर्मल साइज की है, बड़े साइज की चार्ज बॉडी है तो उसको चार्ज बॉडी कहेंगे। अगर चार्ज बॉडी बहुत छोटे साइज की है यानी कोई पार्टिकल के जैसी है तो उस पर चार्ज भी बहुत कम होगा। तो ऐसी चार्ज बॉडी को जो बहुत छोटे साइज की होगी उसको पॉइंट चार्ज कहा जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो ये है कि भाई आपको पता है कि ऐसी बॉडीज जिन पे सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और ऐसी बॉडीज जिन पर ऑपोजिट चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो दोनों कंडीशन में चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्जन हो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया है कि टू चार्ज बॉडीज और पॉइंट चार्जेस हैविंग सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर and having opposite charge attract each other. This force of repulsion or attraction is called electrostatic force। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बड़े साइज की चार्ज बॉडीज में भी होती है और ये छोटे साइज के पॉइंट चार्जेस में भी होती है, ये अट्रैक्टिव भी होती है और ये रिपल्सिव भी होती है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज बॉडी और पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनकी डेफिनेशंस भी एग्जाम में आ जाती हैं और ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए ताकि हम अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें अप्लाई होंगी। ठीक है, तो अब जरा आप इसको नोट करें, 5 मिनट दे रहा हूं आपको, नोट करें। आप लोग कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लें और इसको जरा नोट करें, 5 मिनट से आपके पास।
अच्छा, मुझसे किसी ने सवाल किया है, शाहजेब खान ने सवाल किया है, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोबारा समझा दें, वो समझ नहीं आया। ठीक है। और आमिर अली कह रहा है सर इलेक्ट्रिक चार्ज एक बार रिपीट कर दें। क्यों आमिर, तुम बाद में आए हो, देर से आए हो? बोलो भाई आमिर, तुम देर से तुमने क्लास ज्वाइन की है? आमिर अली, देर से ज्वाइन किए। अभी बहुत लंबी बात की है, बहुत लंबी देर तक समझाता रहा हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट। तो अभी तुम्हारा लेक्चर अपलोड होगा, उसमें से देख लेना। शाहजेब खान, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होती है कि ऐसी बॉडीज जिन पर सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अगर दोनों बॉडीज पे पॉजिटिव चार्ज है या दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो ऐसी बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करती हैं। और अगर एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरी पर पॉजिटिव है तो ऐसी बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडीज में, या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है सेम चार्ज वाली बॉडीज में, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अच्छा भाई, कर लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, जब कर लें तो बता दीजिएगा मुझे। कर लिया है तो बता दें तो हम आगे चलें। बाकी लोगों ने कर लिया भाई? ताहिर खान कह रहा है सर ताहिर खान कह रहा है कि सर केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रॉन ने कोई ना कोई बॉन्ड बनाया है, होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे? यार देखो, मैं केमिस्ट्री पे तो बात नहीं कर सकता क्योंकि केमिस्ट्री तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं, एक आउटर मोस्ट शेल वाले और एक अंदर के शेल वाले। तो जो अंदर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो तो एटम से कभी नहीं निकल पाते क्योंकि उन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है ना बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन जो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी चीज को कोई एक्सटर्नल एनर्जी दी जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए, तो फिर आखिरी जो शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम से दूसरे एटम में जा सकते हैं। तो इसलिए हम उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब केमिस्ट्री में हो सकता है कि जो बॉन्ड बनाने की वो बात करते हो वो उस वक्त तक बॉन्ड बनता हो जब तक इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, ये तो नहीं कि वो हमेशा जा रहे हो। हमने ये कहा है कि वो जा सकते हैं, अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगाई जाए तो वो जा सकते हैं, ये तो नहीं कि हमारे पास जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो केमिस्ट्री में बॉन्ड बनाने की बात करते हैं तो जब आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन अपने एटमों में ही रहते हैं तो उस वक्त बॉन्ड बन जाता होगा, मेरे ख्याल से, ठीक है ना। और जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो फिर वो चला जाएगा दूसरे एटम में। तो इसलिए मैं केमिस्ट्री पे बात नहीं कर सकता। मैंने आपको फिजिक्स के लिहाज से बता दिया कि आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन अगर एक्सटर्नल एनर्जी लगाई जाए, एक्स्ट्रा फोर्स दी जाए, तो वो अपना एटम छोड़कर दूसरे एटम में या अपनी बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में जा सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, चलो भाई, अब हम आगे चल रहे हैं। कर लिया सबने ये काम? चलें आगे। ओके, अब हम आगे जा रहे हैं भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा कूलम्स लॉ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कूलम्स लॉ। ये बिल्कुल आसान है, तुम लोग मैट्रिक में भी पढ़ चुके हो। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि जो साइंटिस्ट है उसका नाम था चार्ल्स एडी कूलम, जिसने ये लॉ रिप्रेजेंट किया था 1784 में। और ये किसके बारे में है? ये लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में है जो कि पॉइंट चार्जेस के दरमियान होती है। तो बेसिकली ये जो लॉ है, ये, यार ये अब ताबिश खान कह रहा है वेट, अब मैं दोबारा पिछली स्लाइड पर जाऊं यार? बोलो भाई, सबने तो कर लिया? जब मैं आगे आ गया हूं तो अब तुम कह रहे हो वेट। मैं पहले पूछता रहा जब तक तो तुमने कोई मैसेज किया नहीं, मैंने 6 दफा पूछा, तुमने कोई भी मैसेज नहीं किया। अब मैं आगे निकल गया, तुम कह रहे हो वेट। पहले करते तो मैं आगे ही नहीं आता। बोलो भाई, क्या करना है? अब ये जवाब भी नहीं दे रहा। ताबिश खलील भाई, जवाब दे दो।
चलें? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कूलम्स लॉ है ये 1784 में साइंसदान जिसका नाम था चार्ल्स एडी कूलम उसने रिप्रेजेंट किया था। ये किसके बारे में है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में है जो कि पॉइंट चार्जेस के दरमियान होती है। हाउएवर इस लॉ का जो रिजल्ट है वो बड़े साइज की चार्ज बॉडीज पर भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जब इसके फॉर्मूले को बड़े साइज की चार्ज बॉडीज पे अप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। इसका जो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा वो किसके लिए आएगा? पॉइंट चार्जेस के लिए आएगा। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है जी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ पे आप देखें, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये हमने दो पॉइंट चार्जेस बनाए आपके सामने। देखिए ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फोर्स F है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। तो लॉ ये कहता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो इसका चार्ज Q1 है, इसका Q2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? Q1 Q2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से। तो इस बात का मतलब ये है कि जब चार्ज ज्यादा होगा इन पर तो फोर्स ज्यादा होगी, और चार्ज कम होगा तो फोर्स कम होगी, क्योंकि जब चार्ज ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है आर, आर का स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर से। अब इस बात का मतलब ये है कि भाई जब इन चार्जेस को पीछे हटाया जाएगा, इनके दरमियान में जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होने पर, चार्जेस को पीछे हटाने पर इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वीक हो जाएगी। अच्छा, आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर स्क्वायर का मतलब यह है कि रिजल्ट्स ये बताते हैं कि जब चार्जेस को पीछे हटाया जाता है तो फोर्स जो होती है वो स्क्वायर रूट में कम होती है। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। फर्ज करें कि भाई दो चार्जेस हैं, अब जैसे ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है जी। अब फर्ज कर लेंगे इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, मिसाल के तौर पे इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है। अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फर्ज कर लें कि फोर्स इनके बीच में फॉर एग्जांपल है 16 न्यूटन। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल ले ली कि फर्ज कर रहे हैं फोर्स 16 न्यूटन है। अब आपने इनको पीछे हटाया, आपने इनका डिस्टेंस डबल कर दिया, यानी आपने 1 मीटर से 2 मीटर कर दिया, तो फोर्स कम हो जाएगी। आप ये देखेंगे कि फोर्स कम होके 16 न्यूटन से 4 न्यूटन हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट में देखा जाएगा। इसका मतलब है कि जब आपने डिस्टेंस को 1 टाइम बढ़ाया, यानी आपने डिस्टेंस को 1 मीटर से 2 मीटर कर दिया, डबल कर दिया, यानी 1 टाइम बढ़ाया, तो फोर्स कम हुई लेकिन स्क्वायर रूट में कम हुई। अगर आप 16 का रूट लेंगे तो फिर आएगा 4, तो फोर्स जो है वो रूट में कम हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स का जो रूट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर से, कि जब आप आर को बढ़ाएंगे तो फोर्स रूट में कम हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों साइड पर ले लेंगे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे। तो जब दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर देंगे रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और आर का आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम लॉ में ये कहते हैं कि जो फोर्स होती है वो आर के स्क्वायर से क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए एक्सप्रेशन हम ये बनाते हैं, क्यों? इसलिए कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में भी एफ आ रहा है तो नीचे भी अब एफ हो गया। तो इस तरह हम दोनों एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं? आसानी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करेंगे तो ये एफ आ गया, ठीक है जी, और दोनों में ये प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, और ये Q1 Q2 जो होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर से। तो ये ऐसे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे जब हम वेरिएशन खत्म करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा k, तो f इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वो जो k होगा वो कूलम्स कांस्टेंट होगा, उसकी अपनी एक वैल्यू है, वो मैं अभी आपको आगे चल के बता दूंगा। ठीक है, तो अब आप जो है ना यहाँ तक काम कर लें, यहाँ तक आप काम कर लें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ।
हाँ भाई, कर लिया तुम लोगों ने? आगे चलें। अच्छा, अमीन क्या कह रहे हैं सर, आर किसे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को या रूट को? आर तो जो है वो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है ना। जो आर है वो दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है। ठीक है, आगे चले भाई। या वेट करें अभी? ठीक है, रुका हुआ। ओके। हाँ भाई, चलें आगे। चलो भाई, आगे चलते हैं। तो अब ये कांस्टेंट आ गया, ये कांस्टेंट मेंशन होगा के से। अब अगर ये पूरी बात समझ लेंगे तो उसके बाद हम अब वो ताहा कह रहा है वेट। चलो भाई, बोलो भाई, चले गए वापस। ताहा खान कह रहा है वेट, तो हम वापस चले गए उसकी वजह से। कर लिया भाई? बोलो भाई ताहा। ठीक है। अच्छा, ये तो कांस्टेंट के आ गया। अब यहाँ ये जो कांस्टेंट होता है, जरा इसको समझ लीजिए। यहाँ ये जो कांस्टेंट होता है ये कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है जी, जरा इस बात को समझिएगा। कांस्टेंट की जगह के आ गया। ये जो के होता है ये कहलाता है कूलम्स कांस्टेंट। के इज कूलम्स कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन चार्जेस। इफ मीडियम इज वैक्यूम और फ्री स्पेस। अब जरा ये बात समझिए, जरा इस बात को समझाता हूँ आपको। देखिए, सपोज करें कि देखिए भाई, अब जैसे दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। ठीक है जी, Q1 Q2। अब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो अब Q1 की जो फोर्स है वो Q1 से चलते चलते Q2 तक पहुंचती है और ये Q2 को रिपेल करता है। इसी तरह Q2 की जो फोर्स है वो चलते चलते Q1 तक पहुंचती है, ये इसको रिपेल करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चलती है या गुजरती हुई जाती है, इसके जो चलने का तरीका है या इसके जो गुजरने का तरीका है, उसको कहते हैं परमिट करना। हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो करती है परमिट, और परमिट से वर्ड बना है परमिटिविटी। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में परमिटिविटी होती है, यानी ये गुजरती है, परमिट करती हुई जाती है। तो इसका ये जो के होता है इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको यहाँ भी आपके सामने रखता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है वो हमने कहा है कि इफ द मीडियम बिटवीन चार्जेस इज फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जब ये गुजरती हुई जाती है, परमिट करती है, तो ये डिपेंड करती है कि बीच में मीडियम क्या है। मिसाल के तौर पे बीच में एयर हो सकती है, या अगर आप हवा को भी निकाल दें तो वैक्यूम हो सकता है। ठीक है ना, वैक्यूम को हम फ्री स्पेस कहते हैं। अब ये फोर्स जा रही है, मिसाल के तौर पे बीच में हवा मौजूद है, अब ये फोर्स परमिट करती हुई जा रही है। लेकिन अगर हवा की जगह बीच में आयरन रख दिया जाए तो फोर्स के गुजरने में फर्क आ जाएगा।
अगर आयरन को हटा के कॉपर रख दिया जाए तो कुछ और फर्क आ जाएगा, एल्यूमिनियम रख दिया जाए तो कुछ और फर्क आ जाएगा। लिहाजा ये जो कूलम्स कांस्टेंट होता है ये डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर, बिटवीन द चार्जेस, के चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है। जब चार्जेस के बीच में मीडियम चेंज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के गुजरने का तरीका मुख्तलिफ हो जाएगा, तो कूलम्स कांस्टेंट भी मुख्तलिफ हो जाएगा। अब अगर मीडियम बिटवीन चार्जेस जो है, इफ द मीडियम इज वैक्यूम और फ्री स्पेस, अगर जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, तो फिर के का ये एक फॉर्मूला होता है 1/4πε0। इसमें ये जो एक कांस्टेंट हमने बनाया है, देखिए अगर हम इस तरह बनाए ना तो इस कांस्टेंट को बोलते हैं एप एप्सिलॉन, इसको कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है जी। और अगर इसके साथ लगा हो जीरो, जीरो का मतलब है नॉट, तो फिर ये बन जाता है एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। यानी अगर दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम है, यानी आपने एयर भी हटा दी है, तो उस वक्त जो वैक्यूम का परमिटिविटी का कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर वैक्यूम के बजाय कोई और मीडियम है तो फिर ये कांस्टेंट होगा एप्सिलॉन। ये हर मीडियम का अलग होता है। जैसे अगर पॉइंट चार्जेस के बीच में आयरन है तो आयरन का एप्सिलॉन अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, प्लास्टिक का अलग होगा, हर मीडियम का, हर मटेरियल का एप्सिलॉन अलग होता है। और जो फ्री स्पेस या वैक्यूम का होता है वो एप्सिलॉन नॉट होता है। इसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, और इसकी फिक्स वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए, पुट इन इक्वेशन 1, अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें, यानी 1/4 आ गया, ये 4 आ गया, और फिर ये पाई की वैल्यू 3.14 आ गई, और फिर ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 आ गई। तो इस पूरी चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻9, और यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसलिए कि जब आप यहाँ पुट करेंगे तो 4 की कोई यूनिट नहीं होगी और पाई की कोई यूनिट नहीं होगी। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब ये यूनिट नीचे से ऊपर जाएगी तो ये पलट जाएगी और न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और कूलम स्क्वायर जो होगा वो नीचे हो जाएगा। तो जो कूलम्स कांस्टेंट है, जो के है, उसकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और के का जो फॉर्मूला है वो ये होता है 1/4πε0, और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस होता है। और परमिटिविटी का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलने का या आगे बढ़ने का या गुजरने का जो तरीका होता है उसको हम परमिटिविटी कहते हैं, और वो मीडियम पे डिपेंड करता है। हर मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मुख्तलिफ तरीके से चलती है, लिहाजा हर मीडियम का अपना एक परमिटिविटी कांस्टेंट होता है जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, और फ्री स्पेस का जो होता है उसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। आप यहाँ तक जरा नोट कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सुबह सही थी, सुबह नजरों अंदर भी सही था, गलत भी थोड़ा सही था, यहाँ है ऊपर नीचे एकदम
हाँ भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कर लिया, बाकी लोग भी बता दें भाई। हाँ भाई बता दें, काफी लोग कह रहे हैं कर लिया, आगे चलें। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब भाई देखें यहाँ पे हम, वैसे तो जो कूलम्स लॉ है हमने उसको लिखा था F इज इक्वल टू, हमने लिखा था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो लेकिन जो K का फॉर्मूला था अगर वो यहाँ पे रख दिया जाए, K किसके इक्वल था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वो अगर यहाँ रख दिया जाए तो फिर ये इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है जी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी जगह आ गया, इस K की जगह आ गया, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो कंप्लीट फॉर्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं, और शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो इस जगह पे के आ जाएगा, तो फिर वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई और मीडियम आ जाएगा, इफ द मीडियम बिटवीन चार्जेस इज अदर देन फ्री स्पेस, अगर बीच में जो चार्जेस के मीडियम है वो फ्री स्पेस के अलावा कोई और होगा, तो फिर आप देखें कि इस एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। और ये जो एप्सिलॉन होगा, ये एप्सिलॉन क्या होगा, ये परमिटिविटी कांस्टेंट होगा उस मीडियम का जो आपने चार्जेस के बीच में रखा है। जो भी आपने फ्री स्पेस को हटा के जो भी मीडियम आपने चार्जेस के बीच में रखा है, ये उसका परमिटिविटी कांस्टेंट होगा। और ये कैसे निकलेगा, हमने इसका रेफरेंस दे दिया, ये ऐसे निकलेगा कि किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो एप्सिलॉन आर होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट कहलाता है, और ये भी हर मीडियम का फिक्स होता है। अब मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि हम ये कहें कि भाई कोई मीडियम है, कोई भी मटेरियल है, फर्ज करने आयरन है। अब हमने कहा कि भाई आयरन का जो एप्सिलॉन आर है वो मिसाल के तौर पे 0.8 है। ऐसी एक मिसाल ले रहा हूं, मुझे नहीं पता कितना होता है, ऐसी मिसाल ले ली कि भाई 0.8 है। अब आपको आयरन का एप्सिलॉन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10 पावर माइनस 12, उसको आयरन के एप्सिलॉन आर से यानी 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयरन का एप्सिलॉन निकल जाएगा। तो इस तरह जितने भी मटेरियल होते हैं उनका एक रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, जो फ्री स्पेस से जो है कंपेयर किया जाता है। जैसे अगर एप्सिलॉन आर 0.8 है, तो देखिए 0.8 का मतलब है 80/100, 80/100 से 0.8 आता है, और 80/100 का मतलब है 80%। तो अगर किसी मटेरियल का एप्सिलॉन आर 0.8 है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस के मुकाबले में 80% है, तो उसका एप्सिलॉन आर 0.8 हो जाएगा, किसी का 0.9 हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा। तो हर मटेरियल का एक एप्सिलॉन आर होता है जो उसका रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट कहलाता है, फिर उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं जो फिक्स है, तो उस मीडियम का अपना एप्सिलॉन आ जाता है। ठीक है, तो अगर मीडियम बिटवीन चार्जेस जो है वो फ्री स्पेस होगा तो ये फॉर्मूला होगा, और अगर मीडियम अदर देन फ्री स्पेस होगा तो यहाँ एप्सिलॉन आ जाएगा, और उसको बता देंगे वो इसके इक्वल है, और इन दोनों को क्लियर कर देंगे कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ तक नोट करें।
अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम कह रहे हैं ताहिर खान कह रहे हैं कि सर ये एप्सिलॉन आर वाली बात नहीं समझ आई, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन में फर्क क्या है? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर में फर्क ये है कि एप्सिलॉन आर जो है, जो एप्सिलॉन आर है वो रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट है, यानी हर मटेरियल की परमिटिविटी को वैक्यूम से कंपेयर किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे कोई मटेरियल है, उसकी जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम के मुकाबले में 90% है, तो 90% का मतलब हो गया 90/100, और 90 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.9 आ गया। तो हम ये बोलेंगे कि उस मटेरियल का जो एप्सिलॉन आर है वो 0.9 है। तो एप्सिलॉन आर के 0.9 होने का मतलब होगा कि वैक्यूम के मुकाबले में उसकी परमिटिविटी जो है वो 90% है। अब उस एप्सिलॉन आर को अगर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.9 को वैक्यूम वाली परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर उस मटेरियल का एप्सिलॉन आ जाएगा, वो उसका परमिटिविटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ आ गई बात ताहिर आपको? ठीक है। अच्छा जी, अब आखिरी बात जो है, अब आखिरी बात है इसकी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में सिर्फ डायरेक्शन हमने शो करनी है। वेक्टर फॉर्म ये है कि भाई दो जो पॉइंट चार्जेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे पर इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, लेकिन एक लेफ्ट की तरफ लगाएगा, दूसरा राइट की तरफ लगाएगा, तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो वो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज कर लेंगे, जो कि आप जो है वो मैट्रिक फर्स्ट ईयर से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या कहा कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑलवेज अप्लाई सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर, however the direction is opposite, यानी दो पॉइंट चार्जेस जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, which can be described by unit vector। तो अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2, जो Q1 की तरफ से Q2 पे लगेगी उसमें हमने R कैप 12 लगा दिया। R कैप 12 का मतलब है कि ये फोर्स Q1 की तरफ से Q2 पे जा रही है। ठीक है, और जो फोर्स Q2 से Q1 की तरफ लगेगी उसमें R कैप 21 आ जाएगा। इसका मतलब है ये फोर्स 2 से 1 की तरफ आ रही है, तो फिर फोर्स पे वेक्टर साइन आ जाएगी, ये वेक्टर बन जाएगी। बस ये करना है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हाँ भाई, आज की क्लास इस टॉपिक के बाद कंप्लीट हो जाएगी। जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बेटा वो लीव कर सकते हैं, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नई क्लास में स्टार्ट करेंगे।
हाँ भाई ठीक है, शाबाश, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज।